चलो आ जाओ दोस्तों। आज नोकिया कंपनी की आई बुक लेकर आया हूँ 12 चैप्टर की, जिसमें नोकिया फॉल एंड राइज, राइज एंड फॉल, यानी कैसे उदय हुआ और कैसे कंपनी डाउन हुई। इस कहानी पूरी की पूरी इसमें बिजनेस स्ट्रेटेजीज वो सब कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं कंपनीज पर आई बुक लेकर आता हूँ, बुक लेकर आता हूँ। तो आज की आई बुक है नोकिया पर। नोकिया ने कैसे व्यवसाय किया वो सब कुछ इस बुक में प्रस्तुत होगा आपके सामने। तो पहले चैप्टर से हम शुरू करते हैं, नींव और प्रारंभिक वर्ष। नींव यानी फाउंडेशन और प्रारंभिक वर्ष 1865 से साल 1900 तक। नोकिया कंपनी की कहानी एक छोटी सी पेपर मिल से शुरू होती है दोस्तों। पेपर जो कागज आता है उसकी मिल से कंपनी की, नोकिया की कहानी शुरू होती है, जो बाद में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध टेलीकॉम कंपनी बनी। कागज से शुरू हुआ और बाद में दुनिया की, सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी 12 मई 1865 को, जब गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। तो 12 मई 1865 को फिनलैंड देश, ये फिनलैंड की कंपनी है दोस्तों। तो फिनलैंड के माइनिंग इंजीनियर थे फ्रेडरिक इडेस्टम, जिन्होंने टेम्परे शहर के पास तमेर तमेर कोस्की रैपिड्स, उसके किनारे, शायद कोई नदी हुई होगी, उसके किनारे एक ग्राउंड वुड पल्प मिल स्थापित की ग्राउंड वुड की 12 मई 1865 को। ये मिल जो उन्होंने स्थापित की, फिनलैंड के घने जंगलों से मिलने वाली लकड़ी और नदी की जल ऊर्जा का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाला कागज उत्पादन करती थी। उस समय फिनलैंड रूस के ग्रैंड डची का हिस्सा था। रूस का जो ग्रैंड डची था उसका हिस्सा था फिनलैंड, रूस का। और औद्योगिक विकास की शुरुआत हो रही थी उस दौरान। अब इडेस्टम की ये मिल कंपनी की पहली इकाई बनी, जो बाद में नोकिया के नाम से जानी गई। 3 साल बाद, स्थापना के 3 साल बाद 1868 में इडेस्टम ने नोकिया शहर के निकट, नोकिया शहर भी है दोस्तों, जो फिनलैंड का एक शहर है, तो नोकिया शहर के निकट, नजदीक नोकियन वर्ती नदी के तट पर दूसरी मिल खोली। इस मिल के स्थान से प्रेरित होकर, इसकी जगह से प्रेरित होकर कंपनी का नाम नोकिया रखा गया। जैसे हमारे गंगा नदी हमारी पूजनीय मानी जाती है, तो हम किसी कंपनी का नाम गंगा भी रख सकते हैं। इस तरह इन्होंने नोकिया नदी के नाम पर नोकिया उस स्थान से, जगह से प्रेरित होकर नोकिया नाम रखा। नोकिया फिनिश भाषा में एक प्रकार के छोटे जानवर सेबल का नाम था दोस्तों। नोकिया जो ये नाम है, फिनिश भाषा जो होती है उसमें एक प्रकार के छोटे जानवर जिसको सेबल कहा जाता है, उसका नाम था, एक जानवर का भी नाम था। लेकिन कंपनी के लिए यह एक मजबूत पहचान बन गया दोस्तों। 1871 में इडेस्टम और उनके सहयोगी लियो मैचेलिन नोकिया नोकिया एबी की आधिकारिक स्थापना की। अब मैचेलिन एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और सुधारक थे, जो फिनलैंड की स्वतंत्रता और शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने कंपनी को केवल व्यापार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक विकास से भी जोड़ा। अब 1896 में 1896 में इडेस्टम के सेवानिवृत्त होने के बाद, इडेस्टम का सेवानिवृत्ति हुई, उसके बाद मैचेलिन चेयरमैन बने कंपनी के। इस दौर में कंपनी ने बिजली उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया। 1902 में नोकिया ने अपनी पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाई, जो नोकियन वर्ती नदी की ऊर्जा से चलती थी। ये प्लांट कंपनी के उत्पादन को सस्ता और कुशल बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुई। इसी समय फिनलैंड में अन्य उद्योग भी उभर रहे थे। 1898 में
एडवर्ड पोलन एडवर्ड पोलोन एडवर्ड पोलोन ने फिनिश रबर वर्क्स की स्थापना की, जो रबर उत्पाद जैसे जूते, टायर और अन्य सामग्री बनाती थी। 1912 में फिनिश केबल वर्क्स की शुरुआत हुई, जो टेलीग्राफ और टेलीफोन केबल बनाती थी। अब 1904 में फिनिश रबर जो फिनिश रबर वर्क्स था, उसने नोकिया क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, क्योंकि नोकिया की जो पावर प्लांट थी, वहां से सस्ती बिजली उपलब्ध थी। धीरे धीरे तीनों कंपनियां नोकिया एबी जो कागज की थी, फिनिश रबर वर्क्स और फिनिश केबल वर्क्स एक ही क्षेत्र में केंद्रित हो गई। 1922 में नोकिया एबी ने फिनिश रबर वर्क्स को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब पूरी कहानी सुनना, आप कैसे शुरुआत हुई और किस तरह से इसने बिजनेस किया। आपके बिजनेस में भी काम आ सकता है ये सब कुछ। तो फिनिश रबर वर्क्स को अपने नियंत्रण में लिया नोकिया ने, और तीनों कंपनियों के बीच घनिष्ठ सहयोग शुरू हुआ। ये सहयोग बाद में पूर्ण मर्जर यानी विलय का आधार बना। 1930 के दशक में फिनिश रबर वर्क्स ने सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए गैस मास्क और रेस्पिरेटर का उत्पादन शुरू किया, जो दशकों तक चला। दोस्तों, नोकिया ने फिनलैंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, खासकर कागज निर्यात के माध्यम से। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए आवास, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं भी विकसित की, जो उस समय की औद्योगिक कंपनियों में दुर्लभ थी। अब दोस्तों आगे 19वीं शताब्दी के अंत तक नोकिया फिनलैंड की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों में से एक बन चुकी थी। ईडेस्टम और मैकेलिन की दूरदर्शिता ने कंपनी को एक मजबूत नींव दी। ये नींव की मैंने बात की। अब अगले अध्याय में हम पूरे के पूरे सफर जो कंपनी की रही उसके बारे में बात करेंगे। तो औद्योगिक इकाइयों में से एक बन चुकी थी। अब ईडेस्टम और मैकेलिन की दूरदर्शिता ने कंपनी को एक मजबूत फाउंडेशन दी, जो 20वीं शताब्दी में विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर ले गई। ये फाउंडेशन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये कागज मिल एक दिन दुनिया के मोबाइल फोन बाजार पर राज करेगी। लेकिन यही नोकिया की कहानी की खासियत है, एक छोटी सी शुरुआत से वैश्विक दिग्गज तक का सफर, जो दृढ़ता, इनोवेशन और समय के साथ बदलाव पर टिका था। अब दोस्तों दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, विस्तार और विविधीकरण का दौर, साल 1900 से 1967 तक। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में नोकिया ने अपने कारोबार को कई क्षेत्रों में फैलाया, एक्सपेंड किया, जो उसके मजबूत आधार का निर्माण करता रहा। उसके जो पूरा आधार था, ढांचा था, उसका निर्माण करता रहा। 1900 के दशक में कंपनी मुख्य रूप से कागज उत्पादन पर केंद्रित थी, लेकिन बिजली उत्पादन ने उसके विकास को नई गति दी। और गति और नीति से प्रगति होती है। दोस्तों, नोकिया की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स ने सस्ती ऊर्जा प्रदान की। नोकिया की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स ने सस्ती ऊर्जा प्रदान की, बिजली प्रदान की, जिससे अन्य उद्योगों को आकर्षित किया। इन सारी चीजों ने दूसरे उद्योगों को आकर्षित किया। 1910 के दशक में फिनिश केबल वर्क्स ने टेलीग्राफ और टेलीफोन केबल्स का उत्पादन बढ़ाया, जो फिनलैंड के संचार नेटवर्क के लिए आवश्यक थे। फिनिश रबर वर्क्स ने रबर उत्पाद जैसे जूते, टायर, औद्योगिक सामग्री पर फोकस किया। तीनों कंपनियां नोकिया एबी जो कागज पर काम करती है, फिनिश रबर वर्क्स जो रबर के बारे में काम करती थी, और फिनिश केबल वर्क्स जो केबल बनाती थी। ये तीनों कंपनियां नोकिया क्षेत्र में केंद्रित हो गई, क्योंकि वहां बिजली और संसाधन उपलब्ध थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, शॉर्ट में कहा जाए तो। अब 1922 में नोकिया एबी ने फिनिश रबर वर्क्स को अपने नियंत्रण में ले लिया और तीनों के बीच घनिष्ठ सहयोग शुरू हुआ। यह सहयोग कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन की नींव बना, दूसरे क्षेत्रों में कदम रखने की नींव बना। ये विलय जो सहयोग कंपनियों के बीच हुआ वो 1930 के दशक में फिनिश रबर वर्क्स ने गैस मास्क
और रेस्पिरेटर्स का उत्पादन शुरू किया, जो सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नोकिया ने फिनलैंड की सेना के लिए संचार उपकरण, केबल्स और अन्य सामग्री भी प्रदान की। युद्ध ने कंपनी की उत्पादन क्षमता को मजबूत किया और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। 1940 के दशक में नोकिया ने रबर और केबल व्यवसाय को और मजबूत किया। फिनिश केबल वर्क्स ने टेलीफोन एक्सचेंज और पावर केबल्स पर काम किया। 1950 के दशक में कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर पहला कदम उठाया। 1960 में नोकिया ने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट स्थापित किया, अपना खुद का एक अलग, जो पहले केबल, कागज और रबर पर काम करती थी कंपनी, लेकिन 1960 में नोकिया ने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट स्थापित किया 1960 में। ध्यान से सुनना आप, जो फिनिश केबल वर्क का हिस्सा था, ये जो डिपार्टमेंट था वो फिनिश केबल वर्क का हिस्सा था, क्योंकि ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स के विभाग में आता है, इसलिए केबल और अलग से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट शुरू किया, स्थापित किया। नोकिया ने अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद लॉन्च किया, एक पल्स एनालाइजर, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए था, जो परमाणु ऊर्जा की जो फैक्ट्रियां होती थी उनके लिए ये प्रोडक्ट था, पल्स एनालाइजर जो उनका प्रोडक्ट था वो। ये उपकरण जो उन्होंने बनाया कंपनी के टेक्नोलॉजी इनोवेशन का पहला बड़ा उदाहरण था। 1960 के दशक में नोकिया ने सोवियत संघ के साथ व्यापार बढ़ाया। सोवियत बाजार नोकिया के लिए महत्वपूर्ण बन गया बाद में, जहां कंपनी ने टेलीफोन एक्सचेंज, रेडियो उपकरण और अन्य सामग्री एक्सपोर्ट की, निर्यात की। 1963 में नोकिया ने अपना पहला रेडियो टेलीफोन विकसित किया, अपना खुद का। 1963 में नोकिया ने अपना रेडियो टेलीफोन विकसित किया, जो कारों में इस्तेमाल होने वाला बड़ा उपकरण था। ये मोबाइल संचार की दिशा में पहला कदम था। बाद में मोबाइल में तो आई, लेकिन ये मोबाइल की दिशा में पहला कदम था इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर। अब 1965 में कंपनी ने सेना के लिए फील्ड रेडियो सेट बनाए, जो कठोर फिनिश जलवायु में काम करते थे। इसी दौर में नोकिया ने रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में रुचि दिखाई। फिनिश केबल वर्क्स ने औद्योगिक रोबोट्स पर काम शुरू किया। कंपनी ने फिनलैंड के बाहर भी विस्तार किया, जैसे स्वीडन और नॉर्वे में, इन दोनों देशों में। 1967 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। नोकिया एबी, फिनिश रबर वर्क्स और फिनिश केबल वर्क्स का पूर्ण विलय हो गया, तीनों कंपनियों का, और नई कंपनी का नाम नोकिया कॉरपोरेशन रखा गया। नोकिया कॉरपोरेशन, इस मर्जन, ये जो विलय हुआ उसके पीछे वेर्नर वेकमैन और ब्योर्न वेस्टलुंड जैसे नेता थे। वेर्नर वेकमैन और वेस्टरलुंड जैसे नेता थे, ब्योर्न वेस्टरलुंड इन जैसे नेता थे, जिन्होंने कंपनी को एकीकृत किया, इंटीग्रेट किया। अब मर्जर यानी विलय, मर्जर के बाद नोकिया के पास कागज, रबर, केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स 4 मुख्य व्यवसाय थे, जहां से पैसों की धारा आती थी। ये दौर नोकिया के लिए परिवर्तन का था, ये दौर परिवर्तन का युग था। पुराने उद्योगों से निकलकर वह इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार की ओर कंपनी बढ़ रही थी। फिनलैंड की कठोर, ये पूरी सफर करवा रहा हूं मैं दोस्तों। फिनलैंड की कठोर परिस्थितियों ने कंपनी को मजबूत और नवाचारी, इनोवेटिव बनाया, इनोवेशन करने वाली कंपनी बनाया। अब मर्जर ने नोकिया, जो विलय हुआ, उसने नोकिया को एक बड़ी इंटीग्रेटेड कंपनी बनाया, जो 1970 के दशक में टेलीकॉम क्रांति के लिए तैयार थी। 1970 के दशक में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन आया, तो उसके लिए कंपनी तैयार थी, नए बिजनेस में घुसने के लिए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये मर्जर, ये विलय तीनों कंपनियों का दुनिया के मोबाइल फोन बाजार को बदल देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन यही नोकिया की ताकत थी दोस्तों, समय के साथ बदलना और नए अवसरों को पहचानना। जो मौका मिलता है उसको पहचान कर आगे बढ़ना, ये नोकिया ने भली बातें समझ लिया।
अब दोस्तों तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं टेलीकॉम की और पहला कदम और मोबाइल की शुरुआत, क्योंकि ये खासकर मोबाइल के कारण ही हम इस कंपनी को जानते हैं, लेकिन इसके मूल कहीं से कहीं गहरे पड़े हुए हैं। 1967 से 1980 तक का समय मैंने इस चैप्टर में कवर किया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 1967 में मर्जर के बाद, विलय के बाद नोकिया कॉरपोरेशन एक नई कंपनी के रूप में उभरी, जिसमें कागज, रबर, केबल और इलेक्ट्रॉनिक 4 मुख्य डिवीजन थे इस कंपनी के, नोकिया के। विलय के पीछे ब्योर्न वेस्टरलुंड और वेर्नर वेकमैन जैसे नेताओं की भूमिका थी। उनके नेतृत्व में ये विलय हुआ था दोस्तों, जिन्होंने कंपनी को इंटीग्रेट यानी एकीकृत और आधुनिक बनाया। शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन सबसे छोटा था, लेकिन वेस्टरलुंड ने इसे भविष्य का आधार माना। जो उनके कंपनी के नेता थे वेस्टरलुंड, उन्होंने इसे भविष्य का आधार माना। 1968 में नोकिया ने टेलीफोन एक्सचेंज और रेडियो ट्रांसमिशन उपकरणों पर फोकस बढ़ाया। कंपनी ने फिनलैंड के टेलीकॉम नेटवर्क के लिए डिजिटल स्विच विकसित किए, जो उस समय की उन्नत टेक्नोलॉजी थी, एडवांस टेक्नोलॉजी थी। 1970 के दशक में नोकिया ने सोवियत संघ, जो रशिया है आज का, उसके साथ व्यापार को और मजबूत किया। सोवियत बाजार नोकिया के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य बन गया, जहां कंपनी ने टेलीफोन एक्सचेंज, केबल्स और रेडियो उपकरण सप्लाई किए। 1971 में नोकिया ने मोबाइरा नाम से एक जॉइंट वेंचर शुरू किया। नोकिया ने मोबाइरा नाम का एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, जो मोबाइल फोन की दिशा में पहला कदम था। अब ये कैसे मोबाइल में घुसती है कंपनी, ये सब कुछ जानने को मिलेगा। तो 1970 के दशक के मध्य में नोकिया ने NMT, नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन, उसके नेटवर्क के लिए उपकरण विकसित किए। नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क के लिए उपकरण डेवलप किए। अब जो नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन है, उसको शॉर्ट में कहा जाता है NMT। तो NMT दुनिया का पहला मल्टीनेशनल सेल्यूलर नेटवर्क था, जो 1981 में लॉन्च हुआ। नोकिया ने इसके लिए बेस स्टेशन और हैंडसेट बनाए। 1973 में नोकिया ने अपना पहला कार फोन विकसित किया, सेनेटर। ये एक बड़ा भारी उपकरण था, जो कार की बैटरी से चलता था और सिर्फ कॉल करने के लिए था। ये फिनलैंड और स्वीडन में लोकप्रिय हुआ। 1970 के दशक में कंपनी DX200 डिजिटल स्विचिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया। 1970 के दशक में कंपनी ने DX200 डिजिटल स्विचिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया, जो टेलीफोन एक्सचेंज के लिए था। DX200 बाद में नोकिया की टेलीकॉम सफलता का आधार बना। ये प्लेटफॉर्म उच्च क्षमता और विश्वसनीयता प्रदान करता था। 1977 में काइरामो नोकिया के CEO बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने। अब काइरामो एक दूरदर्शी नेता थे दोस्तों, जिन्होंने कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम की ओर मोड़ा। उन्होंने पुराने व्यवसायों जैसे रबर और कागज को धीरे धीरे कम महत्व दिया। 1979 में नोकिया ने मोबाइरा OY की स्थापना की, जो सालोरा के साथ जॉइंट वेंचर था। मोबाइरा ने NMT नेटवर्क के लिए पहला पोर्टेबल फोन बनाया, मोबाइरा टॉकमैन। ये फोन बैग में रखा जाता था और वजन में भारी था, लेकिन ये मोबाइल संचार की शुरुआत थी दोस्तों, जो नोकिया ने की थी। इसी दौर में नोकिया ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कदम रखा। कंपनी ने यूरोप और एशिया में टेलीफोन एक्सचेंज सप्लाई किए। 1980 में नोकिया ने अपना पहला पूरी तरह डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज लॉन्च किया। कंपनी ने रेडियो लिंक और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन पर भी काम किया। काइरामो ने अनुसंधान और विकास पर भारी इन्वेस्टमेंट किया और नोकिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने फिनलैंड में मजबूत आधार बनाया। अब 1970 का दशक नोकिया के लिए परिवर्तन का दौर था, जो मैंने बताया उस तरफ परिवर्तन हुआ।
पुरानी औद्योगिक कंपनी से वह टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर बढ़ रही थी। सोवियत व्यापार ने कंपनी को स्थिरता दी, जबकि एनएमटी प्रोजेक्ट ने मोबाइल फोन का रास्ता खोला। अब कायरामो की नेतृत्व शैली, जोखिम लेना और नवाचार करना, इस नेतृत्व शैली ने नोकिया को तैयार किया आगे बढ़ने के लिए। 1980 के अंत तक 1980 के अंत तक टेलीफोन में एक मजबूत खिलाड़ी बन चुकी थी नोकिया, और मोबाइल फोन की क्रांति के लिए तैयार थी। उस समय दुनिया में मोबाइल फोन एक नई अवधारणा थे दोस्तों। मोबाइल फोन जब नोकिया ने ये तो शुरुआत किया था, लेकिन उस समय मोबाइल जो चीज हम आज यूज करते हैं वो एक नई अवधारणा, नया कॉन्सेप्ट था। लेकिन नोकिया ने सही समय पर सही दिशा पकड़ी। ये दौर नोकिया की सफलता की नींव रखने वाला था, जो 1990 के दशक में चरम पर पहुंची। अब दोस्तों चौथा चैप्टर शुरू करते हैं। मोबाइल क्रांति की शुरुआत और वैश्विक विस्तार 1981 से 1991 तक, और ये 10 साल का समय मैंने कवर किया है इसमें। तो 1980 के दशक में नोकिया ने मोबाइल टेलीकॉम की दुनिया में मजबूत कदम रखा, जो उसके सुनहरे दौर की शुरुआत थी। 1981 में दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय सेल्युलर नेटवर्क एनएनटी लॉन्च हुआ, जिसमें नोकिया की प्रमुख भूमिका थी। नोकिया ने एनएमटी के लिए बेस स्टेशन, स्विच और हैंडसेट प्रदान किए। उसी साल मोबाइरा जो उसका प्रोजेक्ट था, उसने अपना पहला कार फोन मोबाइरा सेनेटर लॉन्च किया, जो एनएमटी नेटवर्क पर काम करता था। ये फोन भारी था, लेकिन नॉर्डिक देशों में लोकप्रिय हुआ। अब 1982 में नोकिया ने BX200 डिजिटल स्विचिंग सिस्टम को बाजार में उतारा, जो टेलीकॉम एक्सचेंज के लिए था। ये सिस्टम उच्च क्षमता और विश्वसनीयता प्रदान करता था, और नोकिया की टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सफलता का आधार बना। 1984 में मोबाइरा ने टॉकमैन नाम का पहला पोर्टेबल फोन लॉन्च किया। ये फोन एक सूटकेस में आता था और वजन में 5 किलोग्राम से अधिक, ईंट जितना वजनदार था, लेकिन इसे कहीं भी ले जाया जा सकता था। टॉकमैन नॉर्डिक देशों में बिजनेस लोगों के बीच हिट हुआ दोस्तों। ये फोन जो बिजनेसमैन थे उनके बीच हिट हो गया। अब 1987 एक ऐतिहासिक साल था। मोबाइरा ने मोबाइरा सिटीमैन लॉन्च किया, दुनिया का पहला हैंडहेल्ड एनएमटी फोन। यह फोन ईंट जैसा दिखता था, ईंट जैसा, वजन में 800 ग्राम था और कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन ये सच्चा मोबाइल फोन था दोस्तों। उसी साल सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने हेलसिंकी में सिटीमैन से मॉस्को कॉल किया। तो सबसे पहली बार मिखाइल गोर्बाचेव ने हेलसिंकी में सिटीमैन से मॉस्को कॉल किया, जिसमें फोन को मीडिया में गोर्बो फोन का नाम मिला। ये घटना नोकिया की वैश्विक पहचान का पहला बड़ा उदाहरण थी। दोस्तों 1980 के दशक के अंत में नोकिया ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार किया। कंपनी ने यूरोप, एशिया और अमेरिका में टेलीफोन एक्सचेंज और मोबाइल उपकरण सप्लाई किए। 1988 में नोकिया ने GSM मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड के विकास में भाग लिया। GSM मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, उसके स्टैंडर्ड के विकास में भाग लिया कंपनी ने। अब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन यूरोपियन देशों का नया डिजिटल मोबाइल स्टैंडर्ड था, जो NMT से एडवांस था। नोकिया ने GSM नेटवर्क के लिए उपकरण विकसित किए। 1989 में कायरामो, उनके बाद ओलिला नाम का व्यक्ति नोकिया में शामिल हुए। जर्मा ओलिला शायद उनका नाम है, ओलिला उनका सरनेम है, तो ओलिला नाम का व्यक्ति नोकिया में शामिल हुए, जो बाद में कंपनी के भाग्य बदलने वाले बने। अब उसी साल नोकिया ने मोबाइला को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लिया और नाम बदलकर नोकिया मोबाइल फोन रखा। कंपनी ने टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर जैसे
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी कदम रखा, लेकिन मुख्य फोकस टेलीफोन पर रहा। 1991 में एक और माइलस्टोन आया। इस रास्ते में, कंपनी की सफर में एक और माइलस्टोन, मील का पत्थर आया, जो फिनलैंड के प्रधानमंत्री हार्री होल्केरी, जिन्होंने दुनिया का पहला जीएसएम कॉल नोकिया फोन से किया। ये ये कॉल हेलसिंकी से टाम्पेरे तक था। हेलसिंकी से टाम्पेरे तक का ये कॉल था। जीएसएम नेटवर्क की शुरुआत के साथ नोकिया ने जीएसएम हैंडसेट विकसित करना शुरू किया। कंपनी ने अपना पहला जीएसएम फोन नोकिया 1011 की तैयारी की, जो 1992 में लॉन्च हुआ। नोकिया 1011 में टेक्स्ट मैसेजिंग और बेसिक फीचर्स थे। इसी दौर में नोकिया ने अपना लोगो और ब्रांडिंग बदली। कंपनी ने कनेक्टिंग पीपल स्लोगन अपनाया, जो उसके मोबाइल विजन को दर्शाता था। कारी कायरामो की नेतृत्व शैली ने नोकिया को जोखिम लेने और नवाचार करने की संस्कृति दी। 1980 का दशक नोकिया के लिए परिवर्तन का था। पुरानी कंपनियों से निकलकर वह मोबाइल टेलीकॉम में लीडर बन रही थी। एनएमटी और जीएसएम ने उसकी भूमिका ने यूरोपियन टेलीकॉम को आकार दिया। 1991 के अंत तक नोकिया दुनिया की प्रमुख टेलीकॉम उपकरण सप्लायर बन चुकी थी। सोवियत संघ का पतन हुआ, जिससे सोवियत बाजार प्रभावित हुआ, लेकिन जीएसएम के साथ नए अवसर खुले। अब नोकिया ने सही समय पर सही टेक्नोलॉजी पर दाव लगाया। ये वो दौर था जब नोकिया की वैश्विक महत्वाकांक्षा का शुरुआती चरण था, जो 1990 के दशक में चरम पर पहुंचा। उस समय मोबाइल फोन एक लग्जरी चीज थी दोस्तों, लेकिन नोकिया ने उन्हें आम आदमी तक पहुंचाने का सपना देखा। यही सपना बाद में सच्चाई बना दोस्तों। अब दोस्तों शुरू करते हैं पांचवा अगला चैप्टर, सुनहरा दौर और विश्व नेतृत्व 1992 से साल 2000 तक। तो 1992 नोकिया के लिए एक निर्णायक साल था, एक निर्णय लेने जैसा साल था, जब कंपनी ने मोबाइल फोन बाजार में मजबूत पकड़ बनानी शुरू की। अब जो ओलिला जो शामिल हुए थे, नोकिया के सीईओ बने ओलिला, और उन्होंने कंपनी को पूरी तरह मोबाइल फोन और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित करने का फैसला किया। ओलिला ने पुराने व्यवसायों जैसे टीवी, टायर और केबल को बेच दिया दूसरों को, ताकि संसाधन मोबाइल पर लगाए जा सके। पैसे, एनर्जी और लेबर सब कुछ मोबाइल पर लगाया जा सके, इसलिए उन्होंने टीवी, टायर और केबल के बिजनेस को बेच दिया। उसी साल नोकिया ने अपना पहला जीएसएम हैंडसेट नोकिया 1011 लॉन्च किया। ये फोन काला और सफेद डिस्प्ले वाला था, टेक्स्ट मैसेजिंग सपोर्ट करता था और 1992 के अंत में बाजार में आया। नोकिया 1011 ने जीएसएम नेटवर्क की शुरुआत के साथ लोकप्रियता हासिल की। 1994 में नोकिया ने नोकिया 2100 सीरीज लॉन्च की, जो कंपनी का पहला बड़ा कमर्शियल सक्सेसफुल फोन था। इस सीरीज में नोकिया 2110 प्रमुख था, जिसमें मोनोफोनिक रिंगटोन और बेसिक फीचर्स थे। नोकिया ने इस फोन को विश्वसनीयता और उपयोगिता के लिए डिजाइन किया। उसी साल कंपनी ने अपना प्रसिद्ध रिंगटोन नोकिया ट्यून पेश किया, जो ग्रेन वाल्म नाम की गिटार रचना से लिया गया था। ये रिंगटोन बाद में नोकिया की पहचान बन गया। अब दोस्तों 1996 में नोकिया ने नोकिया 8110 लॉन्च किया, जिसे बेनाना फोन कहा गया। बेनाना मतलब केला फोन कहा गया, बेनाना फोन, क्योंकि इसका स्लाइडिंग कवर था। ये फोन फिल्म द मैट्रिक्स इसमें इस्तेमाल हुआ, जिससे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी। फिल्म में एडवर्टाइजमेंट मिली, जिससे इसकी प्रसिद्धि बढ़ी। लेकिन असली सफलता 1997 में आई, जब नोकिया ने नोकिया 6110 लॉन्च किया। इसमें पहली बार गेम्स जैसे स्नेक, मेमोरी और लॉजिक शामिल थे। स्नेक गेम ने नोकिया फोन्स को युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया।
उसी साल नोकिया ने अपना पहला स्मार्टफोन जैसा डिवाइस नोकिया 9000 कम्युनिकेटर पेश किया, जिसमें ईमेल, फैक्स और इंटरनेट ब्राउजिंग थी। 1998 में नोकिया ने नोकिया 5110 लॉन्च किया, जो बदलने योग्य कवर के साथ आया। ये फीचर उपयोगकर्ताओं को फोन को पर्सनलाइज करने की सुविधा देता था। नोकिया 5110 ने रंगीन कवर और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ बाजार में धूम मचाई। उसी साल नोकिया ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया, मोटोरोला को पीछे छोड़कर। कंपनी उस वक्त मोटोरोला भी फोन बनाता था, ऐसा नहीं कि नोकिया अकेला था, लेकिन नोकिया को पछाड़कर मोटोरोला को पीछे छोड़ दिया। मोटोरोला को पीछे छोड़कर नोकिया नंबर 1 कंपनी बनी, रिकॉर्ड तोड़ दिया। कंपनी ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका में तेजी से विस्तार किया। 1999 में नोकिया ने नोकिया 3210 लॉन्च किया, जो कंपनी का सबसे प्रसिद्ध फोन बना। इसमें इंटरनेट एंटीना, कस्टमाइजेबल कवर, स्नैक गेम और टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए T9 इनपुट था। नोकिया 3210 टिकाऊ था और युवाओं के बीच ये एक फैशन स्टेटमेंट बन गया। उसी साल नोकिया ने नोकिया 7110 लॉन्च किया, जो पहला WAP यानी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल फोन था, जिसमें बेसिक इंटरनेट ब्राउजिंग थी। साल 2000 में नोकिया ने नोकिया 3310 पेश किया, जो आज भी अटूट फोन के नाम से प्रसिद्ध है। नोकिया 3310 में बेहतरीन बैटरी लाइफ, टेक्स्ट मैसेजिंग, चैट फीचर और कस्टम रिंगटोन कंपोजर था। ये फोन इतना मजबूत था कि गिरने पर भी नहीं टूटता था। नोकिया 3310 ने विकासशील देशों में भारी लोकप्रियता हासिल की। ओलिला जो नेता थे कंपनी के, उस वक्त CEO बने थे, उनकी रणनीति ने नोकिया को डिजाइन, उपयोगिता और नवाचार पर फोकस करने वाला ब्रांड बनाया। कंपनी ने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, टिकाऊ डिजाइन और किफायती कीमत पर जोर दिया। नोकिया ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मजबूत वितरण नेटवर्क बनाया। 1990 के दशक के अंत तक नोकिया दुनिया का नंबर 1 मोबाइल फोन ब्रांड बन चुका था। कनेक्टिंग पीपल का स्लोगन हर जगह गूंज रहा था। ये दौर नोकिया का सुनहरा समय था, जब कंपनी ने मोबाइल फोन को एक जरूरत से फैशन और मनोरंजन का माध्यम बनाया। स्नैक गेम, बदलने योग्य कवर और मजबूत डिजाइन ने नोकिया को युवाओं का पसंदीदा बनाया। ओलिला की दूरदर्शिता ने कंपनी को टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मजबूत रखा। साल 2000 के अंत तक नोकिया ने साबित कर दिया कि एक छोटी फिनिश कंपनी दुनिया पर राज कर सकती है। अब लेकिन नई सदी में नई चुनौतियां भी इंतजार कर रही थी दोस्तों। अब दोस्तों छठे चैप्टर पर आते हैं, शिखर पर पहुंचना और नई चुनौतियां। 2001 से 2010 तक। साल 2000 के दशक की शुरुआत में नोकिया दुनिया का निर्विवाद अनडिस्प्यूटेड मोबाइल फोन का किंग था, राजा था। और 2001 में कंपनी ने नोकिया 3310 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नोकिया 5510 लॉन्च किया, जिसमें म्यूजिक प्लेयर और कीबोर्ड था। लेकिन असली इनोवेशन 2002 में आया, जब नोकिया ने अपना पहला कैमरा वाला फोन नोकिया 7650 पेश किया। इसमें स्लाइडिंग डिजाइन और VGA कैमरा था, जो मोबाइल फोटोग्राफी की शुरुआत थी दोस्तों, जो नोकिया ने की थी। उसी साल नोकिया ने नोकिया 6610 लॉन्च किया, जो बिजनेस यूजर्स के लिए लोकप्रिय हुआ। 2003 में नोकिया ने एन गेज लॉन्च किया, एक गेमिंग डिवाइस जो फोन भी था और गेमिंग डिवाइस भी था। हालांकि ये कमर्शियल रूप से पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन इसने मोबाइल गेमिंग की संभावनाएं दिखाई। 2004 में नोकिया ने नोकिया 3230 जैसे फीचर फोन लॉन्च किए, जिसमें मल्टीमीडिया फीचर्स थे। लेकिन 2005 में कंपनी ने नोकिया
नोकिया एन सीरीज शुरू की 2005 में, जो स्मार्टफोन की दिशा में कदम था। नोकिया N70, N90 और N91 जैसे फोन आए, जिसमें बेहतर कैमरा, म्यूजिक प्लेयर और 3D सपोर्ट था। नोकिया N5 2007 को कंपनी का सबसे एडवांस फोन माना जाता है। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया था, कंपनी का सबसे एडवांस फोन माना जाता है N95 को। इसमें 5 मेगापिक्सल कार्ल जेज कैमरा, जीपीएस, वाईफाई और दो तरफा स्लाइडिंग डिजाइन था। N95 को मल्टीमीडिया कंप्यूटर कहा गया। 2005 में नोकिया ने सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित स्मार्टफोन को बढ़ावा दिया। कंपनी ने सीरीज 40 प्लेटफॉर्म को विकासशील बाजारों के लिए मजबूत किया। नोकिया 1100 2003 और नोकिया 1100 2005 ने जैसे साधारण फोन विकासशील देशों में बेहद लोकप्रिय हुए। नोकिया 1100 आज तक का सबसे अधिक बिकने वाला फोन माना जाता है। कंपनी ने भारत, चीन, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मजबूत उपस्थिति बनाई। 2007 में नोकिया ने ओवी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो म्यूजिक, मैप्स और एक ऐप स्टोर जैसी सेवाएं प्रदान करता था। नोकिया मैप्स, जिसने जीपीएस नेविगेशन को लोकप्रिय बनाया। 2008 में नोकिया ने सिम्बियन को ओपन सोर्स बनाने की घोषणा की और सिम्बियन फाउंडेशन बनाया। उसी साल कंपनी ने अपना पहला टच स्क्रीन फोन नोकिया 5800 एक्सप्रेस म्यूजिक लॉन्च किया। लेकिन 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, जो बहुत बेहतरीन फोन था। और 2008 में और उसके बाद जब आईफोन आया तो नोकिया के लिए चुनौती खड़ी हो गई। तो 2008 में एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म आया। इसने नोकिया पर दबाव बढ़ा इनसे नोकिया पर दबाव बढ़ा। नोकिया का सिम्बियन ओएस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक तरफ आईओएस था, एक तरफ एंड्रॉइड था और एक तरफ नोकिया का सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो सिम्बियन ओएस टच इंटरफेस के लिए पुराना पड़ने लगा। 2010 में नोकिया ने नोकिया N8 लॉन्च किया, जिसमें 12 मेगापिक्सल कैमरा और HDMI सपोर्ट था। लेकिन आईफोन और एंड्रॉइड फोन की तुलना में ये पिछड़ गया। अब ओलिला के बाद ओलीपेक्का कलासवुओ, ये नाम बहुत अटपटे होते हैं दोस्तों। ओलिला के बाद ओलीपेक्का कलासवुओ सीईओ बने। इस दौर में नोकिया ने कई अधिग्रहण किए, दूसरी कंपनियों को खरीदा, जैसे नेवटेक मैप्स के लिए और ट्रोलटेक सॉफ्टवेयर के लिए। इन दोनों कंपनियों का अधिग्रहण किया। कंपनी ने नियमो ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित नोकिया N900 2009 में लॉन्च किया, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड था। लेकिन सिम्बियन पर निर्भरता एक समस्या बनी। 2010 में नोकिया ने मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम की अनाउंसमेंट किया, जो इंटेल के साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। नोकिया N9 2011 में मीगो पर आधारित था और इसका स्वाइप इंटरफेस सराहा गया, लेकिन कंपनी ने इसे सीमित किया। साल 2000 के दशक में नोकिया ने मोबाइल फोन बाजार पर राज किया। कंपनी ने कैमरा फोन, म्यूजिक फोन और नेविगेशन को लोकप्रिय बनाया। विकासशील बाजारों में नोकिया का दबदबा था। लेकिन स्मार्टफोन क्रांति में नोकिया पिछड़ गई दोस्तों। स्मार्टफोन के मामले में नोकिया पिछड़ गई। सिम्बियन की जटिलता और टच इंटरफेस ने देरी ने कंपनी को नुकसान पहुंचाया। 2010 के अंत तक नोकिया की बाजार हिस्सेदारी गिरने लगी। ये दौर नोकिया के शिखर का था, लेकिन गिरावट की शुरुआत भी थी। ओलिला की रणनीति ने कंपनी को ऊंचाइयों पर तो पहुंचाया, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ बदलाव में देरी महंगी पड़ी। फिर भी नोकिया ने मोबाइल फोन को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में
ऐतिहासिक भूमिका निभाई। बेशक दोस्तों। अब दोस्तों 7वां चैप्टर शुरू करते हैं, गिरावट, माइक्रोसॉफ्ट साझेदारी और मोबाइल व्यवसाय का अंत 2011 से 2016 तक। 2011 नोकिया के लिए एक निर्णायक मोमेंट था। कंपनी सिंडियन और मीगो पर निर्भर थी, जबकि आईफोन और एंड्रॉयड फोन बाजार पर छा रहे थे। फरवरी 2011 में नोकिया के नए सीईओ स्टीफन एलोप, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, नोकिया ने विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना मुख्य स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला किया। एलोप ने एक आंतरिक मेमो लिखा, जिसमें नोकिया को जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति से तुलना की। इस मेमो ने कंपनी के अंदर और बाहर हलचल मचा दी। 2011 में नोकिया ने अपना आखिरी सिंडियन फोन नोकिया 808 प्योर व्यू लॉन्च किया, जिसमें 41 मेगापिक्सल कैमरा था। ये कैमरा टेक्नोलॉजी में नोकिया की महारत दिखाता था, लेकिन सिंडियन की वजह से यह सफल नहीं हुआ। सिंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से उसी साल नोकिया ने पहला विंडोज फोन नोकिया लूमिया 800 लॉन्च किया। लूमिया 800 में पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी, एमोलेड डिस्प्ले और कार्ल रेज कैमरा था। विंडोज फोन की एप्लीकेशन कमी ने इसे पीछे रखा। 2012 में नोकिया ने लूमिया 920 लॉन्च किया, जिसमें प्योर व्यू कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन था। लूमिया 920 को क्रिटिक्स ने पसंद किया, लेकिन बिक्री उम्मीद से कम रही। नोकिया ने कम कीमत वाले लूमिया जैसे लूमिया 520 लॉन्च किए, जो विकासशील बाजारों में लोकप्रिय हुए। अब लूमिया 520 विंडोज फोन का सबसे सफल मॉडल बना, लेकिन एंड्रॉयड की तुलना में विंडोज फोन की मार्केट शेयर कम थी दोस्तों। 2013 में नोकिया ने लूमिया 1020 लॉन्च किया, जिसमें 41 मेगापिक्सल प्योर व्यू कैमरा था। ये कैमरा फोन इतिहास का सबसे एडवांस था। कंपनी ने लूमिया 2520 टैबलेट भी लॉन्च किया, लेकिन नोकिया की बाजार हिस्सेदारी लगातार गिर रही थी। सितंबर 2013 में नोकिया ने अपना मोबाइल फोन व्यवसाय माइक्रोसॉफ्ट को बेचने की घोषणा की। ये डील 2014 में पूरा हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का डिवाइस एंड सर्विस डिवीजन खरीदा, जिसमें लूमिया ब्रांड और फीचर फोन शामिल थे। माइक्रोसॉफ्ट के अधीन लूमिया की सीरीज जारी रही। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया 535, लूमिया 730 जैसे फोन लॉन्च किए। 2015 में लूमिया 950 और 950 XL आए, जिसमें विंडोज 10 मोबाइल और क्वांटिन्यूम फीचर था। अब क्वांटिन्यूम से फोन को मॉनिटर से जोड़कर डेस्कटॉप जैसा अनुभव मिलता था, लेकिन विंडोज 10 मोबाइल में एप्लीकेशन सपोर्ट की कमी थी। 2015 में नोकिया ने अपना ब्रांड फोन बनाने के लिए 10 साल लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट को दिया। कंपनी ने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। 2015 में नोकिया ने एल्काटेल ल्यूसेंट का अधिग्रहण पूरा किया, जो टेलीकॉम नेटवर्क उपकरण कंपनी थी। ये अधिग्रहण नोकिया को 5G और नेटवर्किंग में मजबूत बनाने के लिए था। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का फीचर फोन व्यवसाय HMD ग्लोबल को बेच दिया। HMD ग्लोबल, जिसने नोकिया ब्रांड के तहत एंड्रॉयड फोन बनाने का लाइसेंस दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, माइक्रोसॉफ्ट को सब लोग जानते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया ब्रांड को धीरे धीरे बंद कर दिया। नोकिया का मोबाइल फोन व्यवसाय, जो कभी दुनिया पर राज करता था, अब माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में था और अंत की ओर बढ़ रहा था।
ये दौर नोकिया के लिए दर्दनाक था। विंडोज फोन पर दाग लगाना गलत साबित हुआ। ऐप इकोसिस्टम की कमी और एंड्रॉयड की तेजी से नोकिया को पीछे धकेल दिया। एप्लीकेशन इकोसिस्टम की कमी और एंड्रॉयड की तेजी ने नोकिया को पीछे धकेल दिया। एलोप की रणनीति डिस्प्यूटेड रही, विवादास्पद रही, लेकिन नोकिया ने कैमरा और डिजाइन में अपनी महारत दिखाई। मोबाइल व्यवसाय का अंत नोकिया के लिए एक अध्याय का समापन था दोस्तों, लेकिन कंपनी नेटवर्किंग में नई शुरुआत कर रही थी। नोकिया ने साबित किया कि गिरावट से भी सीखा जा सकता है। 2016 के बाद नोकिया एक के बाद एक नई पीढ़ी के साथ आगे बढ़ी। और दोस्तों अब 8वां चैप्टर शुरू करते हैं, पुनर्जन्म, नेटवर्किंग में वापसी और नई पहचान। 2016 से 2020 तक का समय मैंने इस चैप्टर में कवर किया है। 2016 नोकिया के लिए एक नई शुरुआत का साल था। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मोबाइल फोन व्यवसाय बेचने के बाद कंपनी ने अपना पूरा फोकस टेलीकॉम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित किया। अप्रैल 2016 में नोकिया ने अल्काटेल ल्यूसेंट का अधिग्रहण पूरा किया। अल्काटेल ल्यूसेंट एक फ्रेंच अमेरिकन कंपनी थी जो नेटवर्क उपकरण और सर्विसेज में विशेषज्ञ थी। इस अधिग्रहण ने नोकिया को दुनिया की प्रमुख मार्केटिंग नेटवर्किंग कंपनियों में से एक बना दिया। कंपनी के पास अब 5G, IP नेटवर्किंग, क्लाउड और ऑप्टिकल ट्रांसमिशन में मजबूत टेक्नोलॉजी थी। उसी साल नोकिया ने अपना ब्रांड फिर से फीचर फोन बाजार में लौटाया। मई 2016 में नोकिया ने 3 क्लासिक फोन, नोकिया 230, नोकिया 216 और सबसे महत्वपूर्ण नोकिया 3310 का रीलॉन्च किया। नया नोकियो 3310 पुराने डिवाइस को बनाए रखते हुए रंगीन डिस्प्ले, कैमरा और स्नैक गेम के साथ आया। ये फोन नॉस्टैल्जिया का प्रतीक बना और कई देशों में लोकप्रिय हुआ। नोकिया ब्रांड के फोन HMD ग्लोबल द्वारा बनाए जा रहे थे, जो फिनिश कंपनी थी और पूर्व नोकिया कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही थी। अब 2017 में नोकिया ने एंड्रॉयड फोन बाजार में वापसी की। HMD ग्लोबल ने नोकिया ब्रांड के तहत नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 6 लॉन्च किए। ये फोन स्टॉक एंड्रॉयड OS पर चलते थे, जिसमें कोई अतिरिक्त सॉफ्टवेयर नहीं था। नोकिया 6 में मजबूत बिल्ड क्वालिटी और अच्छा कैमरा था। कंपनी ने सस्ते से मिड रेंज सेगमेंट पर फोकस किया। उसी साल नोकिया ने नोकिया 8 लॉन्च किया, जो फ्लैगशिप फोन था। इसमें कार्ल जेज ऑप्टिक्स वाला डुअल कैमरा और बोथी फीचर था, जो फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ इस्तेमाल करता था। नेटवर्किंग के मोर्चे पर नोकिया ने 5G की तैयारी शुरू की। 2017 में कंपनी ने 5G फर्स्ट सॉल्यूशन लॉन्च किया, जो 5G नेटवर्क के लिए था। नोकिया ने कई देशों में 5G ट्रायल किए। 2018 में नोकिया ने एयर स्केल रेडियो एक्सेस प्लेटफॉर्म अपडेट किया, जो 4G से 5G में आसान ट्रांसमिशन प्रदान करता था। कंपनी ने बेल लैब्स, अल्काटेल ल्यूसेंट से मिली उसके माध्यम से अनुसंधान जारी रखा। 2018 में HMD ग्लोबल ने नोकिया 7 प्लस और नोकिया 8 सीरो को लॉन्च किए। नोकिया 7 प्लस को बेहतर बैटरी और कैमरा के लिए सराहा गया। उसी साल नोकिया ने नोकिया 3310 का 3G वर्जन लॉन्च किया। नेटवर्किंग में नोकिया ने वेरिजोन, T-Mobile और AT&T जैसे अमेरिकी ऑपरेटर्स के साथ 5G डील साइन की। कंपनी ने FP4 राउटर चिपसेट लॉन्च किया, जो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए था। अब 2019 में नोकिया ने 5G नेटवर्क की पहली कमर्शियल डिप्लॉयमेंट की। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और यूरोप में नोकिया के उपकरण इस्तेमाल हुए। HMD ग्लोबल नोकिया 9 प्योर व्यू लॉन्च किया, जिसमें 5 कैमरे थे। ये फोन पेंटा कैमरा सिस्टम के लिए जाना गया, जो लाइट कंपनी के साथ सहयोग से बना था। नोकिया ने बजट फोन जैसे नोकिया 2.2
और नोकिया 4.2 लॉन्च किए, जो एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम का हिस्सा थे। एंड्रॉइड 1 ने गारंटीड अपडेट्स प्रदान किए। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान नोकिया ने नेटवर्किंग में अपनी भूमिका निभाई। कंपनी के उपकरण रिमोट वर्क और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जरूरी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे थे। नोकिया ने 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई। एचएमडी ग्लोबल ने नोकिया 5.3 और नोकिया 8.3 5G लॉन्च किए। नोकिया 8.3 पहला ग्लोबल 5G फोन था, जो सभी 5G बैंड से सपोर्ट करता था। ये दौर नोकिया के पुनर्जन्म का था। मोबाइल फोन में एचएमडी ग्लोबल ने ब्रांड को नई जिंदगी दी, जबकि नोकिया कॉरपोरेशन ने नेटवर्किंग में मजबूत वापसी की। 5G की दौड़ में नोकिया ने एरिक्सन और हुआवे के साथ प्रतिस्पर्धा की। कंपनी ने अपना फोकस इनोवेशन और विश्वसनीयता पर रखा। नोकिया ने साबित कर दिया कि वह बदलते समय के साथ खुद को नया रूप दे सकती है। 2020 के अंत तक नोकिया एक बार फिर टेलीकॉम की प्रमुख कंपनी बन चुकी थी और उसका ब्रांड फिर से लोगों के दिलों में था। अब दोस्तों बढ़ते हैं नौवें चैप्टर की ओर, नेतृत्व, संस्कृति और नवाचार की विरासत। तो नोकिया की सफलता की कहानी में नेतृत्व और कंपनी संस्कृति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। कंपनी की शुरुआत से लेकर उसके सुनहरे दौर तक कई दूरदर्शी नेताओं ने नोकिया को आकार दिया। फ्रेडरिक ईडेस्टम और लियो मैचेली, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में कंपनी की नींव रखी और उसे सामाजिक जिम्मेवारी से जोड़ा। 20वीं शताब्दी में वेर्नर बेकमैन और ब्जॉर्न वेस्टरलुंड दोनों ने 1967 में विलय को संभाला और इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर कंपनी को ले गए। लेकिन नोकिया की वैश्विक सफलता का श्रेय, क्रेडिट मुख्य रूप से दो नेताओं को जाता है, कारी कायरामो और ओलिला दोनों को। कारी कायरामो 1977 से 1992 तक नोकिया के सीईओ रहे। उन्होंने कंपनी को पुराने उद्योगों से निकालकर टेलीकॉम और मोबाइल की ओर मोड़ा। कायरामो जोखिम लेने वाले नेता थे। उन्होंने सोवियत संघ के साथ व्यापार बढ़ाया, मोबाइरा ज्वाइंट वेंचर शुरू किया और एनएमटी नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट किया। कायरामो की संस्कृति थी तेजी से फैसले लो, गलतियां करो लेकिन सीखो। उन्होंने नोकिया में नवाचार की भावना जगाई। अब दोस्तों 1992 में ओलिला सीईओ बने। ओलिला ने कंपनी को पूरी तरह मोबाइल फोन पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने टीवी, टायर और अन्य व्यवसाय बेच दिए। ओलिला की रणनीति थी डिजाइन, उपयोगिता और वैश्विक विस्तार। उन्होंने नोकिया को यूजर फ्रेंडली ब्रांड बनाया। कनेक्टिंग पीपल स्लोगन ओलिला के विजन का प्रतीक था। उनके नेतृत्व में नोकिया ने 1998 में मोटोरोला को पीछे छोड़कर नंबर 1 बन गया। नोकिया ओलिला ने विकासशील बाजारों पर फोकस किया और मजबूत सप्लाई चेन बनाई। अब नोकिया की संस्कृति हमेशा इनोवेशन और अनुकूलन पर आधारित रही। कंपनी में फिनिश शिशु यानी दृढ़ता की भावना थी। कर्मचारियों को स्वतंत्रता दी जाती थी। नोकिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में हजारों इंजीनियर्स काम करते थे। कंपनी ने सिम्बियन ओएस सीरीज 40 प्लेटफॉर्म और कैमरा टेक्नोलॉजी में अग्रणी भूमिका निभाई। नोकिया ने हमेशा यूजर फीडबैक को महत्व दिया। फीचर फोन दौर में बदलने योग्य कवर और स्नैक गेम जैसे फीचर यूजर सुझावों से आए। कंपनी की संस्कृति में समानता और पारदर्शिता थी। सबसे पहली चीज का समानता और पारदर्शिता थी, ट्रांसपेरेंसी थी। नोकिया के मुख्यालय में कोई अलग केबिन नहीं होते थे। ओलिला खुद ओपन ऑफिस में बैठते थे। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान की। नोकिया ने महिलाओं और विविधताओं को बढ़ावा दिया। 1990 के दशक में नोकिया फिनलैंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा थी और हजारों की तादाद में नौकरियां प्रदान करती थी। नवाचार नोकिया का डीएनए रहा दोस्तों। कंपनी ने कैमरा फोन, जीपीएस नेविगेशन और मल्टीमीडिया फोन को लोकप्रिय बनाया। नोकिया N95 और लुमिना
लूमिया सीरीज और नोकिया N95 ने कैमरा टेक्नोलॉजी ने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट किए। गिरावट के बाद भी नोकिया ने 5G और नेटवर्किंग में नवाचार जारी रखा। अब दोस्तों डेल लेब्स के माध्यम से कंपनी ने क्वांटम कंप्यूटिंग और AI पर काम किया। स्टीफन एलोप 2010 से 2013 का दौर विवादास्पद रहा। विंडोज फोन पर दाव लगाना गलत साबित हुआ, लेकिन राजीव सूरी ने कंपनी को नेटवर्किंग में स्थापित किया। पेक्का लुंडमार्क, जिन्होंने 5G और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया। नोकिया की संस्कृति ने उसे कई बार गिरने और उठने की ताकत दी। कंपनी ने हमेशा सीखा और आगे बढ़ी। नोकिया ने साबित किया कि नेतृत्व और संस्कृति ही कंपनी को लंबे समय तक जीवित रखते हैं। आज भी नोकिया का ब्रांड विश्वसनीयता और नवाचार का प्रतीक है। कर्मचारियों और यूजर्स के बीच नोकिया का भावनात्मक लगाव अनोखा रहा। ये संस्कृति ही नोकिया की सबसे बड़ी लेगेसी विरासत है दोस्तों। अब शुरू करते हैं दोस्तों 10वां चैप्टर। अब नोकिया के प्रमुख नवाचार और टेक्नोलॉजी योगदान। तो नोकिया की सफलता की कहानी में उसके इनोवेशन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। कंपनी ने हमेशा टेक्नोलॉजी सीमाओं को आगे बढ़ाया और कई ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया को दी जिन्होंने मोबाइल और टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया। नोकिया का इनोवेशन केवल प्रोडक्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि स्टैंडर्ड, सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी था। सबसे पहला बड़ा योगदान NMT नेटवर्क में था। 1981 में लॉन्च हुआ NMT दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय सेलुलर नेटवर्क था। नोकिया ने इसके लिए बेस स्टेशन, स्विच और हैंडसेट विकसित किए। NMT ने मोबाइल फोन को कारों से बाहर निकालकर फोन में लाने का रास्ता खोला। बाद में GSM स्टैंडर्ड में नोकिया की भूमिका अहम रही। 1991 में दुनिया का पहला GSM कॉल नोकिया फोन से हुआ। GSM ने डिजिटल मोबाइल संचार को वैश्विक बनाया। कैमरा फोन का जनक नोकिया को कहा जाता है। 2002 में नोकिया 7650 ने पहला इनबिल्ट कैमरा दिया। उसके बाद नोकिया N90, N95 और विशेष रूप से नोकिया 808 प्योर व्यू 2012 का, जिसमें 41 मेगापिक्सल प्योर व्यू टेक्नोलॉजी आई। प्योर व्यू ने ऑप्टिकल जूम और इमेज स्टेबलाइजेशन को नया स्तर दिया, नया लेवल दिया। कार्ल ज़ेइस के साथ साझेदारी ने नोकिया के कैमरों को प्रोफेशनल लेवल का बनाया। लूमिया सीरीज में भी कैमरा नोकिया की ताकत रहा दोस्तों। अब नोकिया ने मोबाइल गेमिंग और मनोरंजन को लोकप्रिय बनाया। 1997 में नोकिया 61110 नोकिया, जिसमें स्नैक गेम आया, जो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मोबाइल गेम बना। लाखों लोगों ने स्नैक गेम खेला। 2003 में N-Gage, जिन्होंने मोबाइल को गेमिंग डिवाइस बनाने की कोशिश की। नोकिया N95 को मल्टीमीडिया कंप्यूटर कहा गया क्योंकि इसमें म्यूजिक प्लेयर, वीडियो रिकॉर्डिंग और GPS था। GPS नेविगेशन में नोकिया का बड़ा योगदान रहा दोस्तों। नोकिया मैप्स, बाद में ईयर कहा गया, उसने साल 2000 के दशक में मोबाइल पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया। नोकिया ने नवटेक का अधिग्रहण करके मैपिंग को मजबूत किया। ईयर मैप्स आज भी कई कारों और एप्स में इस्तेमाल होता है। सॉफ्टवेयर में नोकिया ने सीरीज 40 प्लेटफॉर्म विकसित किया, जो फीचर फोन्स के लिए था। ये प्लेटफॉर्म साधारण फोन्स को भी उपयोगी बनाता था। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का पहला ओपन स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम था। नोकिया ने माइमो और मीगो जैसे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी काम किया। नोकिया N9, उसका स्वाइप इंटरफेस बाद में कई ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी हुआ। नेटवर्किंग में नोकिया का योगदान आज भी जारी है। BX200 डिजिटल स्विच ने टेलीफोन एक्सचेंज को डिजिटल बनाया। 5G में नोकिया ने एयरस्केल और रिफशार्क चिपसेट विकसित किए। कंपनी ने 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क की कई डिप्लॉयमेंट की।
बेल लैब्स के माध्यम से नोकिया ने क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी और एआई बेस्ड नेटवर्क मैनेजमेंट पर काम किया। नोकिया ने टिकाऊ डिजाइन पर भी जोर दिया। नोकिया 3310 और नोकिया 5110 जैसे फोन अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध थे। बदलने योग्य कवर जिसने पर्सनलाइजेशन को लोकप्रिय बनाया। नोकिया ने बैटरी लाइफ और सिग्नल रिसेप्शन में हमेशा उत्कृष्टता दिखाई। नोकिया ने नोकिया के इनोवेशन हमेशा यूजर केंद्रित रहे। कंपनी ने सस्ते फोन से लेकर प्रीमियम डिवाइस तक हर सेगमेंट में कुछ नया दिया। गिरावट के बाद भी नोकिया ने 5G और नेटवर्किंग में अपनी महारत बनाए रखी। नोकिया ने साबित किया कि नवाचार कंपनी को बार बार नया जीवन दे सकता है। आज जब हम 5G या अच्छे कैमरा फोन की बात करते हैं तो नोकिया का योगदान उसके पीछे दिखता है। दोस्तों, नोकिया ने टेलीकॉम को आम आदमी तक पहुंचाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अब दोस्तों शुरू करते हैं 11वां चैप्टर, 5G युग में नोकिया और नई चुनौतियां 2021 से 2025। तो 2021 नोकिया के लिए 5G के विस्तार का साल था। कंपनी ने दुनिया भर में 5G नेटवर्क डिप्लॉयमेंट बढ़ाई। नोकिया एयर स्केल पोर्टफोलियो को अपडेट किया, जो 5G बेस्ड स्टेशन और रेडियो यूनिट्स प्रदान करता था। कंपनी ने कई प्रमुख ऑपरेटर्स के साथ डील साइन की, जैसे वेरिजोन, AT&T और डच टेलीकॉम। नोकिया ने 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क पर फोकस किया, जो पूरी तरह 5G पर आधारित होता है। उसी साल नोकिया ने रीफ शार्क चिपसेट को नई पीढ़ी लॉन्च की, नई जनरेशन की चिपसेट लॉन्च की, जो एनर्जी एफिशिएंट और हाई परफॉर्मेंस थी। HMD ग्लोबल ने नोकिया ब्रांड के तहत एंड्रॉइड फोन जारी रखे। 2021 में नोकिया ने X सीरीज और G सीरीज आई नोकिया की, जैसे नोकिया X10 और X20 जो 5G सपोर्ट के साथ आए। नोकिया G300 बजट 5G फोन था। कंपनी ने टिकाऊ डिजाइन और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट पर जोर दिया। नोकिया फोन एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम का हिस्सा थे, जो 3 साल तक अपडेट गारंटी देते थे। 2022 में नोकिया ने नेटवर्किंग में अपनी स्थिति मजबूत की। कंपनी ने 5G प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशंस लॉन्च किए, जो इंडस्ट्रीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए थे। नोकिया ने FP5 नेटवर्क प्रोसेसर पेश किया, जो हाई स्पीड राउटिंग प्रदान करता था। उसी साल नोकिया ने कई देशों में 5G कोर नेटवर्क डिप्लॉय किए। HMD ग्लोबल ने नोकिया C सीरीज और G सीरीज को अपडेट किया। नोकिया C21 और G21 जैसे फोन सस्ते सेगमेंट में लोकप्रिय हुए। 2023 में नोकिया ने अपना लोगो बदलकर नई पहचान दिलाई। नया लोगो आधुनिक और सरल था, जो कंपनी के नेटवर्किंग फोकस को दर्शाता था। नोकिया ने 5G एडवांस्ड की तैयारी शुरू की, जो 5G का अगला चरण था। कंपनी ने AVA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को अपडेट किया, जो नेटवर्क को ऑटोमेट करता था। नोकिया ने कई ओपन RAN प्रोजेक्ट में भाग लिया, जो नेटवर्क को अधिक फ्लेक्सिबल बनाते थे। HMD ग्लोबल ने नोकिया XR20 लॉन्च किया, जो रग्ड फोन था और मिलिट्री स्टैंडर्ड्स पूरा करता था। अब 2024 में नोकिया ने 6G सीरीज को तेज किया। बेल लैब्स ने 6G विजन पेपर जारी किया, जिसमें AI और सेंसिंग पर फोकस था। नोकिया ने क्वांटम सेफ सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लॉन्च किए। कंपनी ने कई 5G मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट में भाग लिया, जैसे नेटवर्क स्लाइसिंग। HMD ग्लोबल ने नोकिया ब्रांड से अलग होकर अपनी ब्रांड शुरू करने की तैयारी की, लेकिन नोकिया फोन जारी रखे। नोकिया G42 जैसे फोन रिपेयरेबल डिजाइन के साथ आए। 2025 में नोकिया 5G और उससे आगे की लीडर बनी हुई थी। अब कंपनी ने 5G एडवांस्ड डिप्लॉयमेंट बढ़ाई और 6G प्रोटोटाइप दिखाए।
नोकिया ने इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट सिटीज के लिए प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशन प्रदान किए। दिसंबर 2025 तक नोकिया ने सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया, जैसे एनर्जी एफिशिएंट उपकरण। एचएमडी ग्लोबल ने नोकिया ब्रांड के तहत नए मॉडल जारी किए, जो बजट और मिड रेंज सेगमेंट में थे। ये दौर नोकिया के लिए स्थिरता और भविष्य की तैयारी का था। 5G ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नोकिया ने एरिक्सोन और हुआवे के साथ प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बनाए रखी। कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया। नोकिया ने साबित कर दिया कि वह टेलीकॉम की बदलती दुनिया में प्रासंगिक बनी रहेगी। 2025 में नोकिया एक मजबूत नेटवर्किंग कंपनी है, जो 6G और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रही है। अब दोस्तों शुरू करते हैं आखिरी और 12वां चैप्टर, नोकिया की लेगेसी यानी विरासत और भविष्य का सपना 2025 और उसके बाद। तो 12 दिसंबर 2025 को नोकिया अपनी स्थापना के 160 साल पूरे कर चुकी है। एक छोटी सी पेपर मिल से शुरू हुई यह कंपनी आज दुनिया की प्रमुख टेलीकॉम नेटवर्किंग कंपनियों में से एक है। नोकिया की यात्रा उतार चढ़ाव से भरी रही। कागज और रबर से लेकर मोबाइल फोन की क्रांति तक और फिर 5G युग में मजबूत वापसी तक, नोकिया ने हमेशा साबित किया कि बदलते समय के साथ खुद को ढालना ही सफलता का राज है। नोकिया की सबसे बड़ी विरासत है लोगों को जोड़ना। कनेक्टिंग पीपल स्लोगन केवल एक नारा नहीं था, बल्कि कंपनी का मिशन था, जो उसने पूरा किया। 1990 और 2000 के दशक में नोकिया ने मोबाइल फोन को एक लग्जरी से आम आदमी की जरूरत बना दिया। नोकिया 3310, 1100, 5110 और N95 जैसे फोन आज भी लोगों की यादों में जीवित है। स्नैक गेम ने पूरी पीढ़ी को मोबाइल की दुनिया से जोड़ा। नोकिया ने विकासशील देशों में डिजिटल क्रांति लाई, जहां उसके सस्ते और मजबूत फोन ने लाखों लोगों को पहली बार फोन की सुविधा दी। कैमरा फोन, जीपीएस नेविगेशन और मल्टीमीडिया फीचर्स को नोकिया ने ही लोकप्रिय बनाया। गिरावट के दौर में भी नोकिया ने हार नहीं मानी दोस्तों। 2010 के दशक में स्मार्टफोन क्रांति के पीछे रहने के बावजूद कंपनी ने नेटवर्किंग में नई पहचान बनाई, अपनी खुद की पहचान बनाई। अल्काटेल ल्यूसेंट अधिग्रहण और 5G पर फोकस ने नोकिया को फिर से मजबूत किया। आज नोकिया दुनिया के अधिकांश 5G नेटवर्क का हिस्सा है। कंपनी ने प्राइवेट नेटवर्क, इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट सिटीज में योगदान दिया। बेल लैब्स के माध्यम से नोकिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम सिक्योरिटी और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर काम किया। भविष्य में नोकिया 6G की अग्रणी कंपनी बनेगी। 2030 तक 6G स्टैंडर्ड में नोकिया की प्रमुख भूमिका होगी। 6G में टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन, AI नेटिव नेटवर्क और इंटीग्रेटेड सेंसिंग होंगे। नोकिया ने पहले से ही 6G रिसर्च शुरू कर दी है। कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी और लूनर नेटवर्क पर भी काम कर रही है। नोकिया का विजन है एक ऐसी दुनिया जहां हर व्यक्ति, हर डिवाइस और हर जगह एक साथ जुड़ी हो, सुरक्षित, तेज और सस्टेनेबल तरीके से। नोकिया ने सस्टेनेबिलिटी को अपना मिशन बनाया है। सस्टेनेबिलिटी को कंपनी एनर्जी एफिशिएंट उपकरण बना रही है ताकि नेटवर्क का कार्बन फुटप्रिंट कम हो। नोकिया ने सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया, जैसे रिपेयरेबल डिवाइस और रिसाइकलिंग। भविष्य में नोकिया डिजिटल इंक्लूजन पर फोकस करेगी, ताकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचे। नोकिया की कहानी हमें सिखाती है कि कोई कंपनी कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचे, बदलाव अनिवार्य है। नोकिया ने कई बार खुद को नया जन्म दिया, कागज से मोबाइल तक, मोबाइल से नेटवर्किंग तक। फिनिश शिशु की भावना, दृढ़ता और साहस नोकिया के डीएनए में है दोस्तों। कंपनी ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, ये सबसे बड़ी चीज तो है। अपने देश की फिनलैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और दुनिया को जोड़ा। आज 2025 में नोकिया एक मजबूत, इनोवेटिव और जिम्मेवार कंपनी है। उसका सपना वही है जो 1865 में फ्रेडरिक इडेस्टम ने देखा था, एक बेहतर जुड़ी हुई दुनिया।
जो उनका सपना था। नोकिया की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, वह तो नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। नोकिया ने साबित कर दिया कि सच्ची सफलता, ध्यान से सुनना, सच्ची सफलता लंबे समय तक के लिए होती है, लंबे समय तक के लिए होती है, जहां आप गिरकर भी उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। नोकिया की कहानी दोस्तों प्रेरणा है, बेशक प्रेरणा है हर व्यक्ति, हर कंपनी के लिए। तो ये थी दोस्तों नोकिया कंपनी की आई बुक, और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी आई बुक, और दूसरी भी आई बुक मैं बनाता हूँ इन सारी कंपनीज पर। और मिलते हैं एक नई आई बुक में, और आपका दिल की गहराइयों के साथ आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।